कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक कॉलोनी से, जहाँ पर मीरा शादी के बाद नए नए घर में आई थी। वो बहुत भोली भाली लगती थी, लेकिन उसमें छुपी थी एक खासियत जो कि धीरे धीरे सामने आने वाली थी। चलिए जानते हैं क्या। अरे बहू, आजा आजा, आज तेरी पहली रसोई है। मैं सब कुछ सिखा दूंगी तुझे, यहाँ के सारे नियम कानून बताऊंगी। जी माँ जी, मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं आता, आप बताइए क्या करना है, मैं सब सीखना चाहती हूँ। अरे राधा, बहू को आराम करने दो जरा, अभी अभी तो बेचारी आई है, धीरे धीरे सिखाती रहना। नहीं जी, बहू को पहले दिन से ही सब पता होना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ सारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। शर्मा आंटी बहुत बीमार रहती हैं, उनका खास ख्याल रखना। गुप्ता अंकल हमारे कॉलोनी के सेक्रेटरी हैं, बहुत इज्जत करनी है उनकी। जी माँ जी, मैं सबका ख्याल रखूंगी। क्या मैं शर्मा आंटी से मिलने जा सकती हूँ? उनकी तबीयत कैसी है? मीरा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें। यहाँ जरा संभल के रहना, यहाँ के लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगले दिन सुबह मीरा घर का काम निपटाकर शर्मा आंटी के घर जाती है, जो बिस्तर पर बीमार होने का नाटक कर रही थी। अरे बहू, मैं तो बहुत परेशान हूँ, सारा दिन सर दर्द रहता है, कभी पेट दर्द, कभी पैर दर्द। डॉक्टर कहते हैं बहुत गंभीर बात है, कोई दवाई काम नहीं कर रही। अरे यार, इतनी तकलीफ? आंटी जी, मैं आपकी मदद करती हूँ, घर की साफ सफाई कर देती हूँ, आप आराम कीजिए। अरे बहू तो कितनी अच्छी है, भगवान तुझे खुश रखे, मैं तो सारा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ। मीरा साफ सफाई करने लगती है। ड्रेसिंग टेबल की सफाई करते समय शर्मा आंटी के सर से विग गिर जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? आंटी जी, ये तो... अरे चुप करो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, जल्दी से लगा दो वापस। लेकिन आंटी जी, आपके तो असली बाल बहुत घने और काले हैं, फिर विग क्यों पहनी है? और आप तो अभी अभी कह रही थी कि आप बहुत कमजोर हैं। बस भी करो बहू, तुम बच्ची हो, समझोगी नहीं। मैं सिर्फ थोड़ा सा ध्यान चाहती थी, अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ, अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। ओह गॉड, तो आप बीमार नहीं हैं? कोई बात नहीं आंटी जी, लेकिन सच बोलना बेहतर होगा, झूठ से कुछ नहीं मिलता। घर वापस आकर मीरा राधा को सारी बात बता देती है। ये क्या कह रही है तू? शर्मा जी तो हमारी 20 साल पुरानी दोस्त हैं, वो झूठ क्यों बोलेगी? माँ जी, मैंने तो जो देखा वही बताया, उनके पास विग थी, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। क्या करूँ मैं, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अब बहुत हो गया, तू बस अपना काम कर, दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचती है? अरे बहू कुछ गलत तो नहीं कह रही ना, अगर शर्मा जी ठीक है तो अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद कॉलोनी में एक बड़ी मीटिंग होती है, जहां गुप्ता अंकल सबसे पैसे मांग रहे थे। सभी सम्मानित निवासियों से विनम्र अनुरोध है कि अगले महीने का मेंटेनेंस चार्ज जमा करें। मैं व्यक्तिगत रूप से सबके पैसों का ख्याल रखूंगा, मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखें। गुप्ता जी, आप तो पिछले साल से हमारे सेक्रेटरी हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। मीरा को कुछ शक होता है, वो ध्यान से गुप्ता अंकल को देखती है। कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी कहीं देखा है मैंने, लेकिन कहाँ? इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। गुप्ता अंकल कब से यहाँ रहते हैं? यही कोई 2 साल हुए होंगे, पहले तो कोई और था, ये तो नए आए हैं। उसी रात मीरा सो नहीं पा रही थी, अचानक उसका फोन आता है। मीरा, कैसी हो बहन? तुम्हारी बहुत जरूरत है, एक बहुत बड़ा केस है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रिया, अब मैं शादीशुदा हूँ, ये सब काम छोड़ दिया है मैंने, अब मैं सिर्फ एक गृहिणी हूँ। लेकिन मीरा, सुनो तो सही, तुम्हारी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर है, गुप्ता नाम है, हमें शिकायत आई है। हे भगवान, ये तो हमारा सेक्रेटरी है, तभी मुझे जानी पहचानी शक्ल लग रही थी। मीरा, ये आदमी कई जगह यही काम कर चुका है, लोगों का पैसा लेकर गायब हो जाता है, तुम्हें कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। अगली सुबह मीरा बहुत परेशान थी और अपनी सास को सच बताने का फैसला करती है। ये क्या कह रही है तू बहू, तू जासूस थी? ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? जी माँ जी, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में काम करती थी, लोगों के केसेस सॉल्व करना मेरा काम था। अब समझ रही हूँ गुप्ता अंकल कौन है। हद है, तो फिर शादी से पहले बता क्यों नहीं दिया? हमें लगा तू एकदम सीधी सादी है।
मुझसे गलती हुई है माँ जी। मुझे लगा आप लोग परेशान हो जाएंगे। मैं बस एक नॉर्मल हाउसवाइफ बनना चाहती थी। अरे कोई बात नहीं बेटी, अब बताओ गुप्ता के बारे में क्या पता चला? तभी रोहित दौड़ते हुए आता है। पापा, दिक्कत हो गई बहुत बड़ी। सुना है गुप्ता आज रात ही यहाँ से निकल रहा है, सारा पैसा लेकर भाग रहा है वो। अरे बाप रे बाप, हम तो 50,000 रुपए उसको दे चुके हैं, अब क्या होगा? रुकिए माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ करती हूँ, अभी भी वक्त है। अरे बहू, तू क्या करेगी? पुलिस को बुलाएं क्या? नहीं पिताजी, पहले सबूत चाहिए। मैं अपनी पुरानी टीम को फोन करती हूँ। मीरा अपनी पुरानी टीम को फोन करती है और गुप्ता के खिलाफ सबूत जुटाने का प्लान बनाती है। रोहित जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। आज रात हमें गुप्ता अंकल को रंगे हाथ पकड़ना है, तभी सबका पैसा बचेगा। लेकिन मीरा, ये सब करेंगे कैसे? और ये डेंजरस तो नहीं? भरोसा रखिए, मैं जानती हूँ ये काम कैसे करना है। मैंने पहले भी कई केसेस सॉल्व किए हैं। वाह क्या बात है, मेरी बहू तो हीरो निकली। जा बेटा, सबकी मदद कर। रात को मीरा और रोहित छुपकर गुप्ता के घर के पास जाते हैं। वहाँ मीरा उसकी फोन कॉल सुनती है। हाँ भाई, सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, कुल मिलाकर 5 लाख से भी ज्यादा है। कल सुबह की फर्स्ट फ्लाइट से निकल जाऊंगा और हाँ, मुझे नया टारगेट भी मिल गया है। परफेक्ट, बस इतना ही काफी है। अब सबके सामने खुलासा होगा। वाह मीरा, तुम्हारा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। अगली सुबह मीरा जल्दी उठकर पूरी कॉलोनी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाती है। सुनिए सभी लोग, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। गुप्ता जी आपका पैसा लेकर भागने वाले थे। ये क्या कह रही है? मैं तो बस, अरे झूठ है ये सब। अरे ये क्या बात कर रही है मीरा, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। कोई गलतफहमी नहीं है, ये रिकॉर्डिंग सुनिए आप सब। गुप्ता जी की रात की बातचीत। रिकॉर्डिंग सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। गुप्ता जी का झूठ अब सब लोगों के सामने आ चुका था। ये तो, अरे यार, मैं तो सिर्फ क्या सिर्फ? क्या सिर्फ? हमें बेवकूफ समझा है क्या तूने? हमारी मेहनत की कमाई है। अरे ये तो बहुत बड़ा धोखा था मीरा बहू, तुमने तो हम सबको बचाया, हम तो लुट जाते। अरे वाह, मेरी बहू तो पूरे मोहल्ले की शार्लक होम्स निकली। लेकिन मैं सोचती थी ये इतनी तेज कैसे है। माँ जी, मैं सिर्फ आपकी बहू हूँ, ये सब काम छोड़ दिया है मैंने, बस आप सबकी मदद के लिए किया था। लेकिन मीरा, तुम्हारी ये स्किल कभी न कभी काम आ जाएगी। आज तुमने देखो सबको बचा लिया ना। पुलिस आकर गुप्ता को गिरफ्तार कर लेती है। सबका पैसा वापस मिल जाता है। अरे अब तो पूरी कॉलोनी जान गई है हमारी बहू कितनी स्मार्ट है। अरे गर्व है मैं उस पर। बहू, तूने तो हमारी नाक ऊंची कर दी। अब मैं सबसे कहूंगी कि मेरी बहू सबसे अलग है, एकदम हीरोइन जैसी। बस करिए माँ जी, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। परिवार और पड़ोसियों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। कॉलोनी के सभी लोग मीरा को धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। मीरा बेटी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई, मैं भी तुझसे माफी मांगूंगी। मैं भी बीमारी का झूठा नाटक कर रही थी, तुमने सही कहा था। आंटी जी, अब सब कुछ ठीक है, बस आगे से सच बोलिएगा, झूठ से सिर्फ परेशानी होती है। कहानी का अंत खुशी के माहौल के साथ होता है, जहाँ सभी मीरा की तारीफ करते हैं। देखा आप लोगों ने, भगवान ने मुझे कैसी अद्भुत बहू दी है। ऊपर से भोली भाली, अंदर से बिल्कुल शेरनी, जबरदस्त है मेरी बहू। अरे माँ जी, अब बस भी करिए, मुझे शर्म आ रही है। मैं तो बस अपनी फैमिली के लिए यही सब कुछ कर रही थी। अंत में पूरी कॉलोनी मीरा के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती है। मीरा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी तुम्हारे से शादी हुई। तुम सच में अनमोल हो। बेटी, भगवान करे तू हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करती रहे। तेरी वजह से आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अब तो मुझे पूरे मोहल्ले से गर्व से कहना पड़ेगा, मेरी बहू तो पूरे मोहल्ले की शर्लॉक होम्स है, सबकी मुसीबतें हल करने वाली। और माँ जी, अब मैं हमेशा आपकी सच्ची बहू बनकर रहूंगी, यहाँ की सबसे अच्छी परंपराएं सीखूंगी और सबका ख्याल रखूंगी। कहानी खत्म हुई। हंसी खुशी का माहौल था। मीरा ने पूरी कॉलोनी को प्यार और सम्मान दिया और वही उसे वापस भी मिला। अब मीरा की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। जानकी अपनी बहू, बेटे और पति के साथ शहर में रहा करती थी।
जानकी की बहू रानी एक संस्कारी बहू होने के साथ वर्किंग वुमेन भी थी। ऐसे ही एक दिन वरुण अपनी माँ जानकी से कहता है, माँ, हमको गांव गए बहुत साल हो गए। जब मैं छोटा था ना तो शायद हम गए थे और अब जाते भी नहीं है। क्यों ना इस वीकेंड हम सब मिलके गांव चले, बहुत मजा आएगा माँ। लेकिन बेटा, तेरी दादी बहुत सख्त मिजाज की है। मुझे तो पता है कि हर छोटी बात को बड़ा करने में कितनी माहिर है वो। अरे माँ, आप भी क्या पहले की बात लेके बैठी हो। अरे बड़ी अम्मा आप थोड़ी कुछ बोल पाएंगी, कर पाएंगी? हाँ, अरे उनकी उम्र हो चुकी है, ज्यादा क्या करेंगी, ताने देंगी, सुन लेंगे और कैसे देंगी, दांत तो होंगे नहीं उनके। अरे बेटा, ताने मार लेती तो मैं सह लूं। अरे तेरी बड़ी अम्मा तो ताने के साथ धारदार आरी जैसी जुबान से बातें फेंक कर मारती है, जो जाकर सीधा सीने में लगती है। अपनी माँ की बुराई सुनकर मनोज दोनों के पास आता है। क्या बात है जानकी, बड़े ही दिल से मेरी माँ की बुराई करने में लगी हो। बड़ा सुकून मिल रहा होगा तुम्हें तो। अजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अम्मा की बड़ी बड़ाई कर रही थी ताकि हमारे घर के बच्चों को अम्मा के बारे में कुछ अच्छी बातें बता सकूं बस। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है और ये भी मालूम है कि कौन कितना पानी में है। बस अब मैंने तय कर लिया है कि जब तुम्हें अम्मा की इतनी याद आ ही रही है तो हम गांव चलते हैं अम्मा से मिलने, पूरे एक हफ्ते के लिए। वाह पापा, क्या विचार है आपके, मजा आ गया। अब तो मैं बहुत मस्ती करने वाला हूँ। जब से हम गांव से शहर आए ना, तब से मैं अपनी लाइफ मिस कर रहा हूँ, गांव वाली। बेटा तू तो मिस कर रहा है। अब ये सोच कि हम तो सारे गांव वाले हैं। बहू वहाँ कैसे रहेगी बड़ी अम्मा के साथ? बहू आए तो उसे बता देना कि हम गांव जा रहे हैं, वो भी छुट्टी ले ले। जानकी का इतने कहने के बाद रानी भी घर आती है। वरुण रानी को गांव के बारे में बताता है। ये बात सुनकर रानी तैयारी करने लगती है। अगली सुबह सभी लोग गांव के लिए रवाना होते हैं। कुछ सफर तय करने के बाद सभी गांव पहुंचते हैं। वैसे ही मनोज बोलता है, अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हो? अरे देखो हम किसको लेकर आए हैं। देखो तो तुम्हारी बहुरिया और पोता को लेकर आए हैं, साथ में नई दुल्हनिया भी है। क्या हुआ पापा, बड़ी अम्मा घर पे नहीं है क्या? अब हम क्या करेंगे? कहाँ गई होंगी वो? मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन वो तो नहीं दिख रही। अच्छी बात है ना, अभी नहीं दिख रही है। कुछ देर के लिए शांति तो है। अगर अभी आ गई ना तो बस शुरू हो जाएगा उनका प्रवचन। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? अगर आप बड़ी अम्मा के बारे में ये सब बोलोगी ना तो रानी क्या सोचेगी? अरे कुछ नहीं सोचेगी, बस धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। बस कुछ देर शांति रहे, जब तक तुम्हारी बड़ी अम्मा बाहर है, बस उतनी देर के लिए। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भगवती आती है और चश्मे को नीचे करके बोलती है, अरे मनोज बेटा तू, अरे रे कितने सालों बाद देख रही हूँ। और तू जानकी, भूल गई पैर कौन छुएगा और पल्लू कौन करेगा? जब से शहर गई है पल्लू करना भूल गई। और ये लड़का कौन है मनोज? अम्मा, ये आपका पोता है वरुण। देखो तो कितना बड़ा हो गया है। और ये है हमारी बहू, वरुण की लुगाई। लुगाई? अरे ना माथे में सिंदूर है, ना कपार में बिंदी और ना साड़ी पहनी है। काहे की बहू? और जानकी, तूने कुछ सिखाया नहीं क्या अपनी बहुरिया को? देख, तेरी जैसी बेशरम है तेरी बहू। बोल उसे पल्लू लेने को। ससुर है और अपना मुंह दिखाए पड़ी है। अरे अम्मा, आप भी ना, छोड़ो ये सब बात और चलो अंदर। कब से बाहर खड़े खड़े थक गए हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। हाँ, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया है। क्या सोच रही है जानकी? चल अंदर। और जानकी, अपनी बहुरिया को बोल कुछ ढंग के कपड़े पहने और सर पर पल्लू ले ला, समझी? सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और जानकी और रानी फ्रेश होने कमरे में जाती है। माँ जी, बड़ी सास की कितनी छोटी सोच है, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई। और माँ जी, बड़ी सास क्या कह रही थी? पल्ला ले लो। मैं साफ साफ बता देती हूँ माँ जी, मुझे ऐसे सर पर पल्ला नहीं लिया जाएगा। बहू, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, वो हमारे बड़े हैं। अगर तुम हमेशा बड़ों का अनादर करोगी तो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मुझे आदत नहीं है पल्लू लेने की, आपको अच्छे से पता है। फिर भी आप मुझसे ये कैसे कह सकती हो कि मैं सर पर पल्लू ले लूं? साड़ी पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पल्लू, मुझे गवारों की तरह नहीं रहना।
अरे बहू, बहुत हो गई बातें, अब जल्दी कपड़े बदल कर रसोई में आजा, मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। दोनों सास बहू साड़ी पहनकर सर पर पल्लू लेकर रसोई में जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक शाम जानकी की बहू रानी बाहर से घर के अंदर आती है। तभी भगवती बोलती है, क्या रे बहुरिया, कहाँ से आ रही है? देखो, हमारे गांव में जब तक हो तब तक हमको बिना पूछे कहीं मत जाना और ना हमसे पूछे घर से अपनी कदम बाहर निकालना। क्यों बड़ी सासू अम्मा, ऐसा क्यों? मैं अपने शहर में हमेशा अकेली घूमती हूँ, काम पर जाती हूँ, यहाँ क्यों इतनी पाबंदी है? मुझे नहीं पता तेरे शहर में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेरे गांव में ये कुछ नहीं हो सकता। अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी सासू अम्मा, आपकी इतनी छोटी सोच को देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप आज भी वही हो। बस कर बहू, अम्मा के साथ कैसे बातें कर रही है? बड़ी है तो उनको पता है गांव के लोगों के बारे में, और हमारी भलाई के लिए ही वो मना कर रही हैं। मम्मी जी, आप भी गांव आकर गांव की भाषा बोलने लग गई हैं शायद। आपकी भी सोच अम्मा जी की तरह होती जा रही है, एकदम इस गांव की तरह छोटी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अभी शहर जा रही हूँ, मुझसे नहीं होंगे इतने सारे नौटंकी। अरे हद है, साड़ी तक ठीक था, अब पल्लू भी ले लिया, अब बाहर भी इनकी मर्जी से जाऊं। घर के अंदर से रानी की चिल्लाने की आवाजें सुनकर मनोज और अरुण जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और रानी को इतने गुस्से में देखकर वरुण बोलता है, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? आखिर क्या बात हो गई? हम गांव में हैं, जरा धीरे बात किया करो। ओहो, अब मुझे यहाँ धीरे से बात भी करनी पड़ेगी। वाह, मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर क्या हो गया? हम इतने दिन से यहाँ रुके हुए हैं, आज अचानक से तुम बड़ी माँ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हद हो गई, जब देखो कुछ ना कुछ, हमेशा किसी ना किसी काम के लिए रोक लगी ही रहती है। कभी बिना पल्लू के बाहर गई तो बोलती हैं, किसी को अपना चेहरा दिखाना है, पीरियड्स आ गए तो किचन में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, किचन अशुद्ध हो जाएगा, और अब शाम को बाहर क्यों गई? अरे भाई, इतनी छोटी सोच रखेंगी तो कैसे चलेगा? अम्मा के बारे में क्या बोले जा रही हो तुम? अम्मा की सोच ऐसी नहीं है। अरे मैं जानता हूँ अम्मा को। अच्छा, तभी तो तुम्हारी अम्मा की बोलती बंद है। मुझे नहीं रहना अब इस गांव में। अम्मा, आप सबसे बड़ी सास हो, लेकिन आपकी सोच ना बहुत ही छोटी है। जैसे रानी अपनी दादी सास को छोटी सोच वाले ताने मार रही थी, तभी जानकी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अम्मा जी चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बस कुछ बातें ना जानो तो अच्छा है। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, तुम्हें वरुण छोड़कर आएगा, हम नहीं आएंगे। ना जानकी, तू भी ऐसी गलती करेगी तो कैसे चलेगा? जा बहू, तू भी जा इनके साथ, मनोज बाद में आ जाएगा। वैसे भी तुझे भी हमसे बहुत तकलीफ है। 1 मिनट अम्मा, अब हम भी आपके साथ रहेंगे, और इसको बता दूं कि अम्मा की सोच छोटी नहीं है, बस कुछ बातें हैं। सुन लो, पीरियड्स में तुम आराम करो, इसीलिए अशुद्ध का बहाना बनाया। पल्लू इसीलिए लेते हैं क्योंकि गांव में धूल मिट्टी उड़ती है ना, इसीलिए। और आज इसलिए बाहर जाने पे बोली क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम पर कोई और बलाया है, बस। रानी जैसे ही ये बातें सुनती है तो वो बड़ी अम्मा का पैर पकड़ लेती है और माफी भी मांगती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और हंसी खुशी कुछ दिन रुककर शहर चली जाती है। ऐसे ही अब साल में 2 बार रानी और वरुण अपनी फैमिली से मिलने आते हैं। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, कान खोल के सुन, किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। आखिर कमला कौन सा सच बाहर आने के बारे में बात कर रही थी? आइए जानते हैं। कमला की एक ही बहू थी, लेकिन कमला के बेटे सुमित की शादी गांव के अनपढ़ गवार से हुई थी। कमला ने बहुत ज्यादा दहेज की लालच में ये शादी करवा तो दी थी। साथ ही कमला की बहू कोयले की तरह काली थी। एक रोज कमला की पड़ोसन रजनी कमला के घर आती है। अरे कमला, मैंने सुना है तेरी बहू पेट से है, सच है क्या ये? अब जरा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख। किसी का तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुझे इस बात की खबर होनी थी। हाँ, सही सुना है तूने, मेरी बहू पेट से है।
तभी कमला की बहू चंदा सास को चाय देने आती है और दोनों को साथ में बैठे दिखती है। वैसे बहू तू केसर जरूर खाना, सुना है उससे बच्चे गोरे होते हैं। मैं तो कहती हूँ कमला, तेरे पोता पोती सुंदर होंगे, अभी भी वक्त है। जरूरी है क्या कि बच्चा बहू पर ही जाए? मेरे सुमित पर भी तो जा सकता है। देख कमला, तेरी इतनी उम्र हो गई है, बाल बच्चे और उनकी भी दादी नानी बन चुकी है अब तो तू। लेकिन तुझे तो पता है कि बच्चा 9 महीने माँ की पेट में ही रहता है, फिर ज्यादातर चांस होता है कि बच्चा अपनी माँ पे ही जाए। अरे मेरा पोता पोती काला हो या गोरा, मुझे दोनों चलेगा। तू मुझे मत सिखा, समझी ना? मेरा काम तो था तुझे बताना, बाकी मैं चलती हूँ। पैसे के लालच में तो तूने अपने वंश ही खराब करने का फैसला ले लिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। इतना कहकर रजनी तो कमला के घर से चली जाती है। लेकिन इधर कमला, जो रजनी के सामने तो अपने दुख जाहिर नहीं कर रही थी, वो रजनी के जाने के बाद गहरी सोच में डूब जाती है। तो ये रजनी आग लगाने वाली और चुगलखोर एक नंबर की, लेकिन बात एकदम पते की कर गई है। अगर छोटी बहू को काला बच्चा हुआ तो न सिर्फ मोहल्ले वाले मुझे कोसेंगे, बल्कि रिश्तेदारों का फौज भी आकर मुझे कोसने लगेंगे और मेरे दिल में बर्फ की सिल्ली पड़ जाएगी। अब देर रात कमला अपनी बहू चंदा के कमरे में पहुंचती है और चंदा को सोते हुए देखकर उसके पास आकर कहती है, अरे देखो तो, थोड़े से पैसे के लालच में मैं भी कोयले की खदान को घर ले आई। कहाँ मेरा दूध सा गोरा बेटा और ये कहाँ कल्लो माई। कमला ये बोलकर कमरे से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जैसे ही चंदा रसोई में जाती है, कमला उसे केसर का दूध देते हुए कहती है, ले बहू पी ले। भले मैं दुनिया के सामने जितना खुश रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे काले पोता पोती हो और तेरे बाप की तरह मुझे भी मोटा दहेज देकर उनकी शादी करवानी पड़े। तभी रसोई में कमला का बेटा सुमित आकर अपनी माँ को ताने देते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था, पैसे के चक्कर में कुछ भी मत उठा लो। अब आपको काले बच्चे का डर सता रहा है ना। चलो चंदा, मेरा लंच पैक कर दो, आज मुझे जल्दी निकलना है। तू चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा मालिक नहीं है, तो तू जो भी बोलेगा ना सोच समझ कर बोला कर। अरे माँ, मैंने कब आपके खिलाफ जाने की कोशिश की? अगर मुझे आपके खिलाफ जाना ही होता तो मैं अपनी पड़ोसन हेमा के साथ भागकर शादी ना कर लेता। कम से कम वो सावली तो थी, इसकी तरह काली तो नहीं थी। अरे जी, बीवी हूँ मैं आपकी और आपकी बहू हूँ मैं माँ जी। क्या आप दोनों मेरे खिलाफ मेरे ही सामने बातें करने लगे हैं? चंदा को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से दूध का ग्लास लेकर रोते हुए चली जाती है। लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थी, वो जैसी थी वैसे ही रहने वाली थी, वो खुद को बदल तो नहीं सकती थी। अब ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम चंदा के पेट में तेज दर्द होता है और अगले ही पल कमला दादी बन चुकी थी। ये बच्चा काला था, जिसे देखकर कमला कहती है, इतने दूध केसर के बाद भी इसका काला बच्चा हुआ है। सुमित दवा लेने गया है, ये बेहोश है। इससे पहले कि कोई यहाँ आए इस बच्चे को बदल देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। कमला ये बोलकर बच्चे को हॉस्पिटल में बदल देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग चंदा के बच्चे को देखने आते हैं और गोरा बच्चा देखकर उसकी तारीफ करते हैं। रजनी को भी सुमित से भी गोरा उसका बेटा देखकर हैरानी हो रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। सभी घर में आए नन्हे मेहमान से खुश थे। अब 5 साल बीत जाते हैं। कमला जानती थी कि वो पोता उसका सगा खून नहीं था, पर उसकी सुंदरता देखकर वो उस पर खूब प्यार लुटाती। एक रोज सुबह के समय अचानक ही चंदा को फिर से उल्टियाँ होती है। हाय हाय, एक तो वैसे ही देश की इतनी गरीबी है, कहीं ये फिर से माँ तो नहीं बनने वाली। अब इसके बच्चे बदलने कहाँ जाऊंगी। कमला अब सुमित और चंदा के कमरे में जाती है और चंदा से कहती है, क्यों बहू, बड़ी उल्टियाँ हो रही है? रात को कुछ गलत खा लिया था क्या, या कुछ और ही मामला है? चंदा शर्माकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। अब वक्त के साथ चंदा की दूसरी बार माँ बनने की खबर पूरे मोहल्ले में फैलती है और रजनी को इस बारे में पता चलता है तो रजनी फिर कमला को परेशान करने पहुँचती है। अरे कमला, बधाई हो, तू फिर से एक बार दादी बनने जा रही है। वैसे इस बार क्या उम्मीद लगाए हुए है
बच्चा किस पर जाएगा, सुमित पर या फिर चंदा पर? जब मेरी बहू का पहला बच्चा गोरा हुआ है तो दूसरा बच्चा भी गोरा ही होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे मेरी काली बहू के बच्चे की इतनी चिंता क्यों होती है। वैसे भी बच्चे जैसे भी हो मुझे उन्हें रखना है। मैं पैदा होते ही उन्हें तेरे घर तो नहीं भेज दूंगी ना। चल, अभी इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये तो समय ही बताएगा कि तेरी बहू के बच्चे गोरे होते हैं या काले। ऐसे ही समय बीत रहा था और इधर कमला की चिंता बढ़ रही थी और उसे इस बार भी बच्चे चुराने पड़ेंगे, ये सोचकर कमला परेशान थी। कुछ ही दिनों बाद कमला को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू जुड़वा बच्चे पैदा करने वाली है, तो वो चिंता में आ जाती है। कुछ दिनों के बाद कमला की चिंता तिगनी तब हो जाती है जब उसकी बहू की डिलीवरी घर पर होती है और वो 2 जुड़वा पोतियों को देखती है जो कि दोनों की दोनों काली थी। कमला अपनी बहू से कहती है, सत्यानाश हो, एक साथ 2 लड़कियां को जन्म दिया है और दोनों ही काली। अरे अब कैसे इन्हें मोहल्ले वालों को दिखाऊं, सब थू थू करेंगे। माँ जी, ये दोनों जैसी भी हैं, है तो मेरी बेटी ही ना। आप इनको ऐसे नहीं बोल सकती हैं। हाँ ठीक है, रख कलेजे से लगाकर अपनी बेटियां, लेकिन ये दोनों काली है, ये मोहल्ले में बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ दिन बाद में वो रजनी से बोल देती है कि उसे 2 गोरी जुड़वा पोतियां हुई है। वहीं कुछ दिन बाद वो अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी दोनों काली पोतियों को सफेद पाउडर का लेप लगा रही थी। तभी वहाँ चंदा आती है तो वो अपनी सास को ये सब करते देखकर कहती है, आप ठीक तो है? ये क्या कर रही हो मेरे बच्चों के साथ में? इन दोनों को गोरा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सब लोगों को बोला है कि मेरी काली बहू के 3 गोरे बच्चे हैं, पोता तो गोरा ही हुआ है, अब इन दोनों पोतियों को भी तो गोरा करना पड़ेगा ना। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, कान खोलकर सुन, किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है। सभी लोग बच्चों को देखने आते हैं और सफेद गोरी बच्चों को देखकर सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन तभी रजनी किसी बहाने से बच्चियों को हाथ में उठा लेती है और बच्ची के शरीर पर लगा पाउडर उसके हाथों पर लग जाता है और वो कहती है, गोरापन मेरे हाथ पर छूट रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तूने अपनी दोनों पोतियों को गोरा करने के लिए ये पाउडर रंग दिया है? रजनी ये बात आग की तरह पूरी पार्टी में फैला देती है और चंदा रोते हुए कहती है, अरे तो क्या हो गया, मेरी बच्चियां काली हैं तो भगवान ने 2 ही तो रंग दिए हैं, गोरा और काला। अगर हम ही ऐसे भेदभाव करते रहेंगे तो हमारी सोच कैसे बदलेगी? मैंने सारी जिंदगी सबसे यही सुना है कि मैं काली हूँ। लोगों ने मुझे तरह तरह के ताने दिए हैं, लेकिन ये ताने अपने दोनों बच्चियों को नहीं सुनने दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरी हो या काली, ये मेरी बच्चियां हैं और मेरी ही रहेंगी। चंदा की बात को सुनकर वहाँ आए सभी मेहमानों का सर शर्म से झुक जाता है और कमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद कमला अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है और चंदा को ये भी बता देती है कि उसने उसके बेटे को गायब किया था। अब कमला चंदा को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसके असली बच्चे का पता लगवाती है और चंदा के बेटे को ले आती है और जिसे वो अपना पोता समझकर पाल रहे थे, उस बच्चे को उसके असली माँ बाप के पास छोड़ आते हैं। चंदा कभी अपनी सास कमला को माफ नहीं कर पाती और अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो जाती है। इस तरह कमला अपनी गोरी बहू के गोरे बच्चों के चक्कर में अपना परिवार खो बैठती है।